Hello everyone, welcome to Seek Study Smartly, that is 3S. Hey guys, I hope you all are doing well. So this is Jasmine here. So जो आज हम करने जा रहे हैं वो है एग्रीकल्चर इनकम. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू टैक्स. जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है. सो मैं बिल्कुल मेन टॉपिक्स पर ही फोकस कर रही हूँ. सो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो चलिए जल्दी से आज हम ग्रीनरी को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे वे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छी पीपीटी है ये, ठीक है ना, बहुत मेहनत से बनाई गई है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके जी. तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जी एग्रीकल्चर इनकम क्या है. तो देखिए ये भी पूछ रहा है कि हमें बता दो एग्रीकल्चर इनकम क्या है. तो जी बता देते हैं एग्रीकल्चर इनकम क्या है. देखिए ऐसा नहीं होता कि जो एग्रीकल्चर मतलब कुछ भी आप एग्रीकल्चर में करो या कुछ भी आप खोदो ये वगैरह, मतलब कुछ भी फार्मिंग में करो वो एग्रीकल्चर इनकम ही होगी. नहीं, ऐसा नहीं होता. उससे रिलेटेड कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में भी आती हैं. बट हम जो करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम इसीलिए करने जा रहे हैं कि हमें इसका डिफरेंस पता चले, ठीक है जी. सो हमने ये मीनिंग को अच्छे से समझना होगा कि एग्रीकल्चर इनकम के मेन फोकस है किसके तरफ, ठीक है. इनकम का सोर्स एग्रीकल्चर में क्या है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए. तो देखिए एग्रीकल्चर इनकम वो इनकम होती है जो जहाँ पे आप इनकम को अर्न करते हो या फिर उससे कुछ रेवेन्यू होता है, जिसमें आप क्या क्या इंक्लूड कर रहे हो. जिसमें आप फार्मिंग लैंड इंक्लूड कर रहे हो. देखिए फार्म आपका लैंड तो आएगा ही आएगा, फार्मिंग लैंड, क्योंकि आप उसी पे तो एग्रीकल्चर वाला काम कर रहे हो. उसकी बिल्डिंग ऑन और आइडेंटिफाइड विद द एग्रीकल्चर लैंड एंड कमर्शियल प्रोड्यूस फॉर द हॉर्टिकल्चर लैंड. मतलब कमर्शियल, जिसमें आप कमर्शियल प्रोड्यूस कर रहे हो. कमर्शियल का मतलब तो आपको पता ही है. देखिए कमर्स के स्टूडेंट्स हैं, कमर्स का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस करनी, एक दूसरे को देना, इधर से इधर देना और एक्सचेंज करना और पैसे लेने, है ना. तो मतलब कमर्शियल प्रोड्यूस कर रहे हो आप, पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, वो एग्रीकल्चर इनकम में आती है और उसमें आपका लैंड भी आता है. तो देखिए हॉर्टिकल्चर लैंड क्या होता है. हॉर्टिकल्चर लैंड वो होता है जहाँ पे बिजनेस होता है. जैसे नर्सरीज नहीं बनी होती, प्लांट्स की नर्सरीज होती हैं, वो भी एज अ इनकम का सोर्स ही रखते हैं अपना. वो प्लांट्स को बेचते हैं और वहाँ से पैसा कमाते हैं, ठीक है जी. तो वहाँ पे हॉर्टिकल्चर आ जाता है. कई बार कई लोगों ने फ्लावर्स की प्लांटिंग की होती है, कई लोग फ्लावर्स परचेज करते हैं. सो इस तरह से हो सकता है, सीड्स की हो सकती है, वो हो गया, ठीक है जी. तो ये तो एग्जैक्ट मीनिंग हो गया कि एग्रीकल्चर इनकम है क्या. तो फार्मिंग लैंड आ जाती है, उसकी बिल्डिंग आ जाती है और इसमें कमर्शियल पर्पस आ जाता है जिसमें आप हॉर्टिकल्चर लैंड को भी इंक्लूड कर देते हो. तो हॉर्टिकल्चर लैंड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया. तो देखिए इसका सेक्शन क्या है आपको ये पता होना चाहिए. बिल्कुल सेक्शंस को छोड़ना नहीं है, मैं आपको पूरा याद करवा दूंगी कि इसमें सेक्शंस को कैसे याद करना है, ठीक है जी. तो देखिए सबसे पहले सेक्शन है ये एग्रीकल्चर. पूरी की पूरी इनकम जो एग्रीकल्चर की है वो किस में आती है. पूरा एग्रीकल्चर जिसमें नॉन एग्रीकल्चर की भी बात होती है उसकी बात कर रहे हैं हम, सिर्फ एग्रीकल्चर की नहीं बात कर रहे. सभी कुछ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो आता है 21A में. तो देखिए 21A मैं आपको ये बता देती हूँ कि 1A नंबर 1 पे एग्रीकल्चर आती है. देखिए खाना तो सबने खाना ही है, ठीक है ना. तो A1 तो है ही, A1 कह लिए 1A कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है. तो 1A नंबर 1 पे है तो 2 सेक्शन में आती है. देखिए हमेशा जो डेफिनेशंस होती हैं वो हमेशा सेक्शन 2 में ही आती हैं. किसी भी एग्जांपल में ले लिए, लीगल एस्पेक्ट के पार्ट में चले जाएं, किसी भी पार्ट में चले जाएं, जब भी किसी की चीज़ की डेफिनेशन की बात होती है वो सेक्शन 2 में ही आती है. तो जो एग्रीकल्चर इनकम का सेक्शन है वो 1A है और डेफिनेशन 2 में दी हुई है. तो 1A याद हो गया हमें, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी. तो देखिए यहाँ पे जो इनकम है क्या, वो क्या कौन कौन सी इंक्लूड होती है. तो सबसे पहली वाली है, कहते हैं रेंट रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम द लैंड. देखिए
आपका कुछ लैंड है, आपने एक लैंड पे जगह बनाई हुई है, तो उस पे क्या होगा, देखिए ये है आपका लैंड, तो उस पे आप क्या कर रहे हो, वहाँ से आप खुदाई कर रहे हो, प्लांटिंग कर रहे हो, वहाँ से जो भी रेवेन्यू हुआ, जो भी आपने या फिर किसी को उधार में दिया हुआ है कि यार तू कर ले कोई बात नहीं, या आपको रेंट हो रहा है, उससे रेंट हो रहा है, वो भी एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही तो हो रहा है, रेंट पे दिया हुआ है वो, वहाँ पे दूसरा बंदा भी तो एग्रीकल्चर पर्पस ही कर रहा है, और तो नहीं वहाँ पे बिल्डिंग थोड़ी ना बना के बैठ गया। तो रेंट एंड रेवेन्यू तो आएगा ही आएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशन, जिसका ऑपरेशन ही एग्रीकल्चर हो, पर्पस एग्रीकल्चर हो पहले तो, फिर ऑपरेशन ही एग्रीकल्चर हो। मैंने आपको बताया कि कमर्शियल प्रोड्यूस है, तो आप मार्केट में तो जाओगे ही जाओगे ना, जो दाना है वो आपने उगाया है, वीट उगाई है, राइस उगाए हैं, तो वो आप एक मंडी में जाके, जो एज अ टिपिकल हिंदी लैंग्वेज में कहूँ कि मंडी में जाके आप क्या करते हो, वहाँ पे सेल करते हो, तो वो वाली इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम में ही आती है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं एनी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू अ फार्म हाउस, मतलब देखिए फार्म हाउस आपने बनाया हुआ है, गोडाउन बनाया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो वो वाली चीज़ें, ठीक है, या फिर आपने कोई फार्म हाउस भी बनाया हुआ है साथ में अटैच करके, तो वहाँ से भी अगर आपको इनकम आती है तो वो वाली इनकम एज अ आई जाएगी, कहाँ से, एग्रीकल्चर इनकम ही कहलाई जाएगी। तो नोट करते जाइए इन सबको, ठीक है। तो रेंट रेवेन्यू हो गया, और जो इनकम आपकी एग्रीकल्चर ऑपरेशन से हो रही है और उसको आप मार्केट में सेल कर रहे हो। दूसरी बात जो फार्म हाउस की इनकम है, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में वो कहते इनकम ड्राइव फ्रॉम सैम्पलिंग एंड सीडलिंग ग्रोन। तो मैं आपको सैम्पलिंग सीडलिंग ग्रोन का आगे पिक्चर भी दिखाऊंगी, तो आप वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये समझ लीजिए कि जो भी ग्रो कर रहे हो, मैंने आपको बताया कि नर्सरी में ग्रो कर रहे हो जो भी चीज़ें, तो वो वाली वहाँ से भी आपको इनकम का सोर्स हो रहा है। तो मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वहीं से ही आपको रिलेटेड करके यहाँ पे भी बताया हुआ है, जैसे नर्सरी में मैंने आपको बता ही दिया। तो ये तो होगी जी बेसिक मीनिंग ऑफ एज अ एग्रीकल्चर, जो सेक्शन 2(1)A में बताया था। अब हम चलते हैं, देखिए 2 तरह के ऑपरेशंस होते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ऑपरेशन है बेसिक ऑपरेशन। बेसिक होता है जो बेस में आता है, बेस जिसकी ओरिजिन हो, जिसकी आपका बेस स्टार्ट हो, ठीक है। फिर जो सब्सीक्वेंट होता है, सब्सीक्वेंट उसका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। जैसे मैं कहूँ बेस का मतलब है प्राइमरी एस्पेक्ट, और जो सब्सीक्वेंट है वो सेकेंडरी पार्ट में आ जाता है, ठीक है जी। तो देखिए बेसिक ऑपरेशन कहता है कि जो आप कल्टीवेशन करते हो एज इट इज़, मतलब आपने एफर्ट्स, अपनी स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स लगा के डायरेक्टली लैंड पे करते हो, जैसे मैंने सीड को वहाँ पे अंदर दबाया, ठीक है, वो हो गया, या टिलिंग की, मतलब अपनी जो मिट्टी है उसको अच्छे से खोद के वहाँ पे सीड को बीजा, ऐसे ऐसे करके प्लांटिंग की, तो ये तो बेसिक हो गया ना, फर्स्ट एफर्ट हो गया, जो ह्यूमन खुद अपने एफर्ट से करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, उनका खून पसीना वहाँ पे लगता है, वो हो गया जी बेसिक। तो सब्सीक्वेंट मैंने आपको बताया कि सब्सीक्वेंट हो गया जी सेकेंडरी पार्ट, सेकेंड पार्ट हो गया। तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा वीडिंग, आप वीडिंग कर रहे हो, फिर डिगिंग द सॉइल, मतलब उसको ऊपर से, मतलब वो ग्रो होना स्टार्ट हो गया, वहाँ पे आपकी उसकी सीड्स को देखना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे उसकी कटिंग कर रहे हो, उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हो, उसकी प्रूनिंग कर रहे हो, उसकी टेंडिंग कर रहे हो। अब आप कहोगे ये मीनिंग क्या है, हमने तो कभी पढ़े ही नहीं, मैं आपको समझाऊंगी ये होते क्या हैं, ठीक है। तो बस इतना समझ लीजिए स्लाइड में से कि बेसिक ऑपरेशन में तो आपने बेस कंडक्ट कर दिया, कि आपने सीडलिंग कर ली, उसको मिट्टी को सही कर दिया, फिर आप सब्सीक्वेंट में आ रहे हो कि जब वो पौधा उग गया, ठीक है, तो वहाँ से उसकी कटिंग, प्रूनिंग या हार्वेस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो देखिए ये होती है प्रूनिंग। प्रूनिंग मतलब होता है कि आप कैंची से काट रहे हो या इस चीज़ से कुछ काट रहे हो, क्योंकि वो अभी तैयार हो चुका है, ठीक है, इसको कहते हैं प्रूनिंग। इसीलिए तो ये सेकेंडरी पार्ट में आया ना, ये तो सेकेंड स्टेज होगी। सैम्पलिंग, देखिए सैम्पलिंग हो गया कि आपने सैंपल बना
बना दिए, सैपलिंग कहते हैं वैसे तो इसको, बट आपने यहाँ पे सैम्पल्स बना दिए, मतलब अलग अलग कर दिए पौधों को कि मैं हम ये नर्सरी बना दी ना कि मैं आगे सेल कर सकूँ इसको। तो टेंडिंग क्या होता है? टेंडिंग होता है कि उसके टेंड बना देने की, मिट्टी को उसको एज अ ऊपर से डाल देना कि ये कहीं इसकी खाद है जो वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो वो होती है टेंडिंग करनी। फिर आती है सीडलिंग। सीडलिंग तो पता ही है, बीज बोया गया और बीज निकलने लग गया तो उसकी भी देखभाल करनी है, तो वो होगी सीडलिंग। हार्वेस्टिंग तो पता ही है आपको, ये वाला कंपेन जो होती है, जो एज अ टिपिकल लैंग्वेज में कहा जाता है हिंदी और पंजाबी में, तो वो वाली वहाँ से आप दाना निकाल रहे हो, दैट इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग। तो ये सारे क्या हो गए जी? सब्सीक्वेंट पार्ट हो गए, दिस इज़ नोन एज सब्सीक्वेंट ऑपरेशंस। तो ये तो समझ में आ गया कि कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। अब हम चलते हैं कि एग्जांपल्स कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से कैसे आती है। जो एग्रीकल्चर के अंदर ही सारा काम हुआ होता है, वहाँ से जो इनकम होती है वो वाली एग्रीकल्चर इनकम होती है। जैसे आप क्या कर रहे हो, आपने प्लांट किए फॉर सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज़। आप क्या कर रहे हो? ट्रीज़ को प्लांट कर रहे हो, प्लांट कर रहे हो, प्लांट कर रहे हो, ऐसे ऐसे आपने उगा लिया, ठीक है। सीड्स को ऐसे ऐसे ट्रीज़ को उगा लिया, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। तो मतलब एक को बेच के दूसरा दोबारा फिर फिर वहाँ प्लांट कर रहे हो। ये आप क्या कर रहे हो? इनकम ही तो हो रही है आपको। तो इसी तरह से सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज़ इतने बड़े बड़े ट्रीज़ नहीं कह रहे, वो छोटे छोटे प्लांट्स कह रहे हैं जो हमने यहाँ पे देखिए, ये वाले इस तरह के कुछ, ठीक है। फिर आते हैं इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स को भी बेच रहे हैं, ये ऐसे करके। कई लोग सीड्स को भी बेचते हैं कि वो फर्दर कई लोगों ने लेने होते हैं सीड्स, वो वाले, ठीक है। तो वो वाले सीड्स हो गए। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि किसी पर्सन ने किसी की बंदे की ज़मीन ले ली है कि वहाँ पे वो एग्रीकल्चर कर सके, तो वो बंदा उसको रेंट तो देगा ही, कई उधार पे ले लेते हैं, तो वहाँ से रेंट अगर लिया तो वो भी एग्रीकल्चर लैंड में ही आता है। फिर आता है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स, क्रीपर्स। देखिए, क्रीपर्स क्या होता है? बहुत लंबी लंबी बेल्स जो होती हैं ना, इतनी इतनी बड़ी बड़ी बेल्स है ना, जो उगाई जाती हैं, वो भी बेचने के लिए ही होती हैं, उसे हम क्रीपर्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ग्रोइंग फ्लावर्स की उन्हें इतनी बड़े बड़े फ्लावर्स की ही उगाए होते हैं कि हम वहाँ पे आगे जाके बेच सकें, तो वहाँ से इनकम होगी। प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टनर फ्रॉम अ फर्म इंगैग्ड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एक्टिविटीज़। तो कोई भी प्रॉफिट हुआ आपको एज अ पार्टनर, आप एग्रीकल्चर लैंड में 2 बंदे काम कर रहे हैं एज अ पार्टनर, थोड़ा सा वो ले लेता है शेयर, थोड़ा सा वो ले लेता है, वहाँ से कोई भी प्रॉफिट हुआ तो वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से ही हुआ है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम ही होती है। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म एंगैग्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। उस कैपिटल से कोई भी इंटरेस्ट आना, ठीक है, वो वाला भी एज ए, क्योंकि वो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में ही लगा हुआ है। देखिए, ये बात, ये वाला जो सेंटेंस है वो आपने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इसी तरह से आ जाता है कि कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है और कौन सी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो देखिए, जहाँ पर भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन लिखा हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लिखा हो, या फिर लिखा हो रीप्लांटेड हो गया, या इस तरह से सेल की सीड्स की, तो ये सारी वर्ड्स ही एग्रीकल्चर इनकम को कहलाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम चलते हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे। देखिए, एग्रीकल्चर इनकम का तो पता चल गया हमें, एक पार्ट तो पता चल गया, एक पॉजिटिव पार्ट और दूसरा नेगेटिव पार्ट भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि बिना नेगेटिव पार्ट समझे हुए हमें पॉजिटिव पार्ट की एहसास नहीं होता। इसी तरह से अगर हमने एग्रीकल्चर इनकम के बारे में पढ़ लिया तो उसकी नॉन एग्रीकल्चर भी समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में कंपैरिजन है क्या, क्योंकि बच्चे मिक्सअप कर देते हैं। तो देखिए, ये हो गया इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग। देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग थोड़ी ना आएगी यहाँ पे, पोल्ट्री फार्मिंग। बी हाइविंग आपने वहाँ पे की हुई है तो वो भी नहीं आएगी, ठीक है।
तो एनी डिविडेंड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन पेज, तो डिविडेंड तो एक्स्ट्रा पार्ट हो गया ना, वो थोड़ी ना यहाँ पे खुदाई वुदाई थोड़ी ना अपने आपने की है डिविडेंड की, तो डिविडेंड तो नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है सेल्स ऑफ स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्रीज़, जो आपने मतलब स्पॉन्टेनियसली आप सेल करते जा रहे हो ग्रोन ट्रीज़ की, तो वो भी नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आती है डेयरी फार्मिंग। अभी ये बताएं मुझे, डेयरी फार्मिंग यहाँ से कहाँ आ सकती है। ठीक है, सॉल्ट प्रोड्यूस्ड किया आफ्टर द लैंड, सपोज कर लो आपका जो लैंड है वो फ्लडेड हो गया, पानी भर गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर गया, तो उस पानी में सॉल्ट तो आता ही है, तो वो सॉल्ट निकाला आपने पानी से, सी वाटर आ गया आपके एरिया में, तो वहाँ से आपने क्या किया, सॉल्ट निकाला, तो वो सॉल्ट थोड़ी ना एज इनकम होगी आपने थोड़ी ना कुछ मेहनत की, वो तो अपने आप ही आ गया। ठीक है ना, स्टैंडिंग क्रॉप्स, खड़ी हुई क्रॉप्स, कई तो ऐसी उग जाती हैं खड़ी हुई क्रॉप्स, है ना, ऐसी ग्रास उग जाती है, तो वो वाली भी नहीं आएगी। यहाँ रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस बहुत ज़्यादा खुदाई करने में आपको एज अ रॉयल्टी मिली, रॉयल्टी इनकम मिली, वो भी नहीं आएगी। बटर चीज़ मेकिंग, अभी मुझे ये बताए बटर चीज़ मेकिंग यहाँ पे कैसे आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो टीवी सीरियल की शूटिंग हो रही है जी, एज दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में होता था ना, ऐसे वो गार्डन में जाके शूटिंग कर रहे हैं, तो वैसे वैसे करके फिल्म की शूटिंग, तो वो टीवी शूटिंग की जो इनकम है वो आपको रिसीव हुई। ठीक है, कि हाँ चलो थोड़ी देर में किराया मिल गया, वो वाली इनकम नहीं है जी आपकी। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखना कि कौन सी नहीं है, कौन सी है आपने मेहनत की, वो एग्रीकल्चर इनकम है। आपने यहाँ पे कोई मेहनत नहीं की, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ठीक है जी, अब हम कुछ आगे के पॉइंट समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम में आते क्या हैं, क्या बात है जो इसको एज ए इम्पॉर्टेंट माना गया है, तो वो हम समझते हैं। तो देखिए, कहते हैं थ्रू परफॉर्मेंस और द प्रोसेस बाय कल्टीवेटर, मतलब कल्टीवेटर की जो परफॉर्मेंस है उससे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए, जो आपने खुदाई की, वो कल्टीवेटर ने उस पर मेहनत की, उसके ऊपर परफॉर्मेंस की, वो एज अ फिट किया उसको एज के एग्रीकल्चर में आगे जाके मैं मार्केट पे सोल्ड कर सकूं। ठीक है ना, वो एज अ फिट फॉर द मार्केट बनाया उसने, तो वो एज ए एग्रीकल्चर इनकम कहलाई जाती है। फिर वो क्या कहते थ्रू सेल ऑफ, अभी मुझे ये बताए कुछ क्या होता है इसमें, क्या बताया गया है, कहते वेयर द प्रोड्यूस डज नॉट अंडरगो ऑर्डिनरी प्रोसेस एम्प्लॉयड टू बिकम मार्केटेबल। कहते कई बार क्या होता है कि कुछ एग्रीकल्चर इनकम पार्टली होती है, मतलब थोड़ा सा पार्ट उसका एग्रीकल्चर होता है और बाकी का पार्ट एज अ नॉन एग्रीकल्चर इनकम होता है। जो एग्रीकल्चर का पार्ट होता है वो तो फुली एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट का मतलब होता है कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। नॉन एग्रीकल्चर मतलब जो एग्रीकल्चर की के वजह से नहीं आई है, वो एज अ सिंपल इनकम हो रही है, तो उसको तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, वो 100% एग्जम्प्ट है। ओके जी, तो ये बात बताई जा रही थी यहाँ पे, पार्टली और नॉन पार्टली का मेन मकसद समझाया गया है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो देखिए, कहते हैं इनकम ड्राइव फ्रॉम फार्म लैंड रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो मुझे ये बताइए, आपने ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा तभी आप एग्रीकल्चर इनकम में आओगे। तो देखिए, ये कौन सी कंडीशंस हैं, ये 2 कंडीशंस हैं। तो इन दोनों कंडीशंस में से, मतलब 2 कंडीशंस हैं, 2 कंडीशन में से एक कंडीशन तो फुलफिल होनी ही चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए फर्स्ट है, कहते द बिल्डिंग शुड बी ऑन एन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड एंड इज़ वन विच इज़ रिसीव बाय रेंट और रेवेन्यू और द कल्टिवेटर बाय रीजन ऑफ विच कनेक्शन विद द लैंड रिक्वायर्स द बिल्डिंग एज अ हाउस टू स्टे एज अ स्टोर हाउस और यूजेस इट एंड द काइंड, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है। देखिए, जो हाँ एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर लैंड आपकी खुद
खुद की विसिनिटी पे होना चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर लैंड से ही आपकी इनकम होनी चाहिए, किसी और प्लेस से नहीं। आप अपने घर के लॉन में से नहीं एज ए इनकम दे सकते, नहीं, वो एज ए एग्रीकल्चर लैंड में ही आनी चाहिए। लिखा है ना इमीडिएट विसिनिटी, वही विसिनिटी होनी चाहिए, घर वाला लॉन वगैरह नहीं यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है जी। पहली बात तो ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन भी नहीं होती तो दूसरी कंडीशन तो होनी ही चाहिए, मतलब दो में से एक कहा है मैंने, ठीक है। तो दूसरी क्या है, कहते हैं द लैंड इज़ असेस्ड बाय आइदर लैंड रेवेन्यू और लोकल रेट असेसी एंड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिसर। तो मतलब जो भी लैंड है जहाँ से आपको इनकम हो रही है, वहाँ से लोकल रेट पे गवर्नमेंट ऑफिसर ने कहा हुआ है कि यहाँ से ही आपको एज ए इनकम होनी चाहिए। मतलब वो जो लैंड है वो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि वो एरिया लैंड वाला ही एरिया है, वो एग्रीकल्चर लैंड वाला ही एरिया है, ठीक है। इसमें से मतलब इसके अलावा और क्या है, मतलब बी पार्ट में से दूसरी और क्या कह सकते हैं हम कि इफ़ द वर्ब कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाई, मतलब ये वाली अगर नहीं सेटिस्फाई हो रही तो कौन सी होनी चाहिए सेटिस्फाई। वो कहते द लैंड शुड नॉट बी लोकेटेड विद इन, अब आपका जो लैंड है इस एरिया में नहीं आना चाहिए, इसके विद इन नहीं आना चाहिए, नॉट टू बी लोकेटेड विद इन नहीं आना चाहिए, इसके बाहर होगा तो वो एज ए एग्रीकल्चर लैंड कहा जाएगा, ठीक है। ये वाला है, ये वाला जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अब सुनिए ध्यान से। तो देखिए, अगर आप क्या कर रहे हो, एरिया डिस्टेंस फ्रॉम म्यूनसिपैलिटी के विद इन 2 किलोमीटर, अगर वहाँ की पॉपुलेशन 10,000 या 1 लाख की है, तो अगर मतलब 2 किलोमीटर विद इन 2 किलोमीटर में जो पॉपुलेशन है वो 10,000 या 1 लाख के बीच में आती है, अगर आप वहाँ पे आ गए तो वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगी। अगर आप उससे 2 किलोमीटर दूर होंगे तो वो कहलाए जाएंगे, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि आपसे विद इन 6 किलोमीटर जहाँ की पॉपुलेशन है 1 लाख से लेके 10 लाख तक, मतलब एक एरिया है जिसकी पॉपुलेशन है 10 लाख या फिर 1 लाख के बीच में है, तो वहाँ की जो वहाँ से विद इन मतलब उसे 6 किलोमीटर के विद इन ही अगर आप आ रहे हो तो वो नहीं है, अगर आप वहाँ से दूर हो तो है, ठीक है जी। हाँ, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर 10 लाख से भी ज़्यादा होगी पॉपुलेशन, तो आप अगर विद इन 8 किलोमीटर्स के अंदर आ रहे हो तो वो आपकी नहीं है, अगर आप वहाँ से दूर जा रहे हो तो वो एग्रीकल्चर लैंड आपकी है, ठीक है जी। इतनी बात तो समझ में आ गई, ओके। तो देखिए म्यूनसिपैलिटी इंक्लूड्स, देखिए म्यूनसिपैलिटी का क्या मतलब है, वो क्या कहती है। म्यूनसिपैलिटी वो होती है जहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, टाउन कमेटी या कंटेनमेंट बोर्ड के अंदर होते हो, वो म्यूनसिपैलिटी का एरिया होता है, ठीक है ना। अगर आप वो म्यूनसिपैलिटी के एरिया से दूर चले जाओगे तो वो एरिया एज आपका एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए नोट कीजिए, कहते इवन वेयर द लोकल पॉपुलेशन इज मोर देन 10,000 द land should also not be situated with the jurisdiction of the local municipality or the containment board। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप म्यूनसिपैलिटी कंटेनमेंट बोर्ड के अंदर नहीं आने चाहिए, विद इन नहीं आना है, आपको बाहर ही रहना है, ठीक है। अगर आप बाहर ही होगे तो वो आपकी एज ए एग्रीकल्चर लैंड कहलाई जाएगी। तो देखिए अब यहाँ से एक तो फर्स्ट कंडीशन थी ये वाली कि आपकी इमीडिएट विसिनिटी होनी चाहिए, ठीक है, एज एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए वो, ठीक है, घर वाला लैंड वगैरह नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी बात थी कि गवर्नमेंट ऑफिसर ने वो लैंड एज ए अप्रूव किया होगा, एज ए एग्रीकल्चर लैंड अप्रूव किया होगा, या फिर इसके अलावा मतलब ये दूसरी में ही और बताया गया है कि आप इसके विद इन नहीं आएंगे, ठीक है जी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्रीकल्चर लैंड किस से रिलेटेड है, तो आप इसके विद इन नहीं आना।
ठीक है। अगर आप विदिन आ गए हो तो ये नहीं माना जाएगा, आप इसके बाहर ही अच्छे रहेंगे, वो एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी और आपकी इमीडिएट विसिनिटी होनी चाहिए। अब मैंने आपको रिपीट भी कर दिया, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। कहते हैं अब एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है क्या या नहीं है। तो देखिए अब हम ये भी पढ़ लेते हैं कि ये टैक्सेबल है या नहीं है। तो कितनी टैक्सेबल है या कितनी एग्जम्पशन है, ये आप कंफ्यूज रहते हो। अब आप नहीं होगे इसमें कंफ्यूज, तो समझिएगा इसको। मैंने क्या बताया था आपको, एक सेक्शन बताया था, क्या बताया था, 21A वाला सेक्शन आपको मैंने बताया था, ठीक है। वो तो था डेफिनेशन वाला सेक्शन जिसमें ओवरऑल एज अ डेफिनेशन बता दी जाती है, ठीक है। अब ये टैक्सेबल वाला है, मतलब यहाँ पे आपको बताया जाएगा 10(1). देखिए 1 नंबर पे एग्रीकल्चर है तो ये 1 वाला ही सेक्शन है, ठीक है। तो देखिए कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जम्प्टेड ही होती है टैक्सेशन से, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, ये बात को ध्यान में रख लें। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट लेवी टैक्स, लेवी मतलब वो ले नहीं सकती टैक्स को, ठीक है। हाउएवर कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम इज कंसिडर्ड फॉर रेट पर्पस वाइल असेसिंग द इनकम टैक्स लाइबिलिटी इफ द फॉलोइंग 2 कंडीशंस। देखिए कहते हैं वो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर रेट कब लगेगा, अगर वो इनकम टैक्स लाइबिलिटी तब, मतलब एक पर्सन है वो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर तभी लायबल होगा जब ये 2 कंडीशंस मेट होगी। उन्होंने लिखा ना 2 कंडीशंस। अब ये कौन सी 2 कंडीशंस हैं वो समझिएगा। पहली बात तो कहते हैं अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा आ गई, मतलब आपको 5,000 से ज़्यादा मुनाफा हो रहा है तो आप टैक्स के लिए लायबल हैं, ठीक है। नेट एग्रीकल्चर की बात हो रही है, नेट की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है। फॉर प्रीवियस ईयर, ओके। फिर कहते हैं टोटल इनकम एक्सक्लूड नेट एग्रीकल्चर इनकम सरपासेस द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो हाँ, तो देखिए एक पार्ट तो उन्होंने बता दिया कि आप इफ़ द इंडिविजुअल एग्रीगेट एग्रीकल्चर इनकम इज़ अप टू 5,000 द इंडिविजुअल विल हैव टू डिस्क्लोज द एग्रीकल्चर इनकम इन द ITR। अगर उसकी वो एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक है या फिर उससे ज़्यादा है तो वो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, ठीक है। फिर वो कहते हैं इन केस एग्रीकल्चर इनकम क्रॉसेस, मतलब अगर वो क्रॉस कर जाती है 5,000 से ज़्यादा चले जाती है तो क्या करना होगा, द इंडिविजुअल विल हैव टू डिस्क्लोज एग्रीकल्चर इनकम इन ITR 2। पहले तो 5,000 तक है तो ITR फाइल करें, ठीक है, सिंपल ITR फाइल करें 1 वाला। फिर अगर 5,000 से ज़्यादा चले जाती है तो ITR 2 फाइल करें। तो देखिए पहली कंडीशन तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन आप समझ लीजिए, पहली होगी, दूसरी समझिए। अब दूसरी में कहते हैं कि टोटल इनकम है जो बंदे की, जो टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग मतलब उससे निकाल दें, उससे एग्रीकल्चर इनकम निकाल दें, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम निकाल के जो बाकी की इनकम है, ठीक है, उसकी बात हो रही है, बाकी की इनकम की, मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम की बात हो रही है। अब समझिए कहते हैं सरपासेस द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, वो एज अ दूसरी, मतलब जहाँ पे जो सिंपल टैक्स स्लैब है ना उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी। सिंपल टैक्स स्लैब है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रही सिंपल टैक्स स्लैब। अगर कोई एज ए इंडिविजुअल है तो उसके रिगार्डिंग ये स्लैब होती है, अगर उससे बड़ा कोई सीनियर सिटीज़न है तो उसके लिए ये वाली स्लैब है, और अगर उससे भी बड़ा है तो उसके लिए ये वाली स्लैब है। मतलब ये देखिए 2.5 लाख तक तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। 2.5 लाख से अगर 5 लाख के बीच में आते हो तो 5% होगा, 5 लाख से 10 लाख के बीच में आते हो तो 20% होगा, 10 लाख से ज़्यादा आते हो तो 30% होगा। आई होप आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। तो ये स्लैब रेट होती है जिसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होता है, ठीक है। तो मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम के लिए ये वाली टैक्स स्लैब चलती है। वो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि आपको इस स्लैब रेट से काम करना होगा,
ठीक है। मतलब अगर आप एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आ रहे हो तो ही आप टैक्स के लिए लाइबल होगे, ठीक है। तो ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम के लिए आप टैक्स लाइबिलिटी होगे। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा होती है 5,000 से तो आप टैक्स लाइबिलिटी के लिए लाइबल होगे। आपको 5,000 तक ITR फिल करना होगा, या 5,000 से अगर आप ज़्यादा चले जाते हो तो ITR 2 आपको फाइल करना होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ये 2 कंडीशंस में ही आप टैक्स की इनकम टैक्स लाइबिलिटी के लिए लाइबल हो। लाइबल मतलब पे करना होगा आपको, ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसकी कैलकुलेशन के ऊपर। तो देखिए एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर इसकी कैलकुलेशन होती कैसे है। देखिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो क्या है प्रैक्टिकल है इसका आपको नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं करवाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि इसका देखिए नहीं आएगा। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कैलकुलेट कैसे होती है। नहीं आएगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा इस बात की। बस इतनी बात पर ध्यान रखिएगा कि इसके सेक्शन कर लीजिएगा। जो मैंने आपको समझाया है वहाँ पे आप अपनी कमांड हासिल कर लेना बस, ठीक है। तो देखिए पहले कहते कि जो कैलकुलेट टैक्स ऑन, सबसे पहले तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम से आप नेट एग्रीकल्चर इनकम को प्लस कर दीजिएगा। नॉन एग्रीकल्चर मतलब जो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है उसको, और एग्रीकल्चर इनकम को प्लस कर दीजिएगा। पहले तो आपने प्लस कर दिया, ठीक है। फिर देखिए जो भी एग्रीकल्चर इनकम से प्लस मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है, एग्जम्पशन लिमिट मतलब स्लैब रेट के साथ जितनी तक आपको मतलब टैक्स नहीं लगेगा वो एग्जम्पशन लिमिट भी आप प्लस कर दें, ठीक है ना। मतलब जहाँ पे आपकी टैक्स रेट नील होता है वहाँ तक आप प्लस कर दें, एग्जम्पशन लिमिट प्लस कर दें, ठीक है। फिर आपने माइनस कर देना है। फिर कहते थर्ड स्टेप में ये 1 और 2 को माइनस कर दें। मतलब नॉन एग्रीकल्चर से नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस की थी, फिर इसमें से ये माइनस कर दें, ये वाला 1 और 2 से माइनस कर दें, और फिर रिबेट को माइनस कर दें। रिबेट होती है जी, देखिए रिबेट का भी एक पॉइंट होता है जो 1-2 मतलब रिबेट मिलती है 12500। इतनी रिबेट मिलनी स्टार्ट होगी अगर आपकी वैल्यू 5 लाख तक है, जो इनकम है 5 लाख तक है, तो वहाँ से आपको रिबेट मिलती है। ये न्यू नोटिफिकेशन आई है। और सरचार्ज को प्लस कर दीजिए, और एजुकेशन प्लस सेकेंडरी हायर एजुकेशन को भी प्लस कर दीजिए। बस इतनी सी बात है यहाँ पे, बस इसका फॉर्मेट को ध्यान में रख लें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अब मैंने आपको ये स्लैब रेट के बारे में भी बता दिया, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टैक्सेबल वो कहाँ तक है, ठीक है। ये वही स्टेप्स हैं ना जो आप अगर कहोगे मैंने ये नहीं करा है, ये वही वाले स्टेप्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए, ठीक है। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं एक सेक्शन है 54B। सेक्शन 54B भी हमें बताता है एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए कहते हैं इट प्रोवाइड्स रिलीफ टू द टैक्स पेयर हु सेल देयर एग्रीकल्चर लैंड एंड यूज द सेल प्रोसीड टू एक्वायर अनदर एग्रीकल्चर लैंड। देखिए वो क्या कहते हैं आपको रिलीफ मिल गई है। इस सेक्शन में आपको एक रिलीफ मिली है, मतलब छूट मिली है। क्या छूट मिली है? देखिए आपके पास एक एग्रीकल्चर लैंड थी, आपने उसको बेच दिया क्योंकि आपको लग रहा था यार ये छोटी ज़मीन है, आप बड़ी ज़मीन खरीदना चाहते हो, ठीक है। उसको बेच के आपको क्या आया? पैसा आया ना पैसा। फिर आपने क्या किया? दूसरी एग्रीकल्चर लैंड परचेज़ कर ली, एक्वायर कर ली, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको रिलीफ मिल रही है, ठीक है ना। जो आपको पैसा आया ना वहाँ से आपको एक रिलीफ मिल रही है 54B के अंदर। तो कहते हैं द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बस, ठीक है, फिर आपको वो रिलीफ मिल जाएगी, ठीक है। वो क्या है? कहते हैं दिस बेनिफिट कैन ओनली बी क्लेम्ड बाय इंडिविजुअल और HUF। देखिए ज़्यादातर जो बेनिफिट्स हैं वो या तो इंडिविजुअल के लिए होते हैं, जो डिडक्शंस होती हैं, या है ना या HUF के लिए होते हैं, ज़्यादातर इनके लिए होते हैं, ठीक है। इसके लिए ही है ये बात। तो देखिए कहते हैं अगर तो द एग्रीकल्चर लैंड शुड बी यूज्ड बाय द इंडिविजुअल और हिज हर पेरेंट्स फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस फॉर
at least 2 years immediately preceding the date on which the exchange of land occur. In case the HUF, the land should be used by any of the member of HUF. देखिए, अगर तो वो बंदा इंडिविजुअल है, उसने 2 साल तक, मतलब ये सेल करने से पहले 2 साल तक तो यूज़ की हुई है, ये वाली लैंड जो उसने बेच दी ना लैंड, वो वाली लैंड उसने यूज़ की हुई है, या फिर जो HUF है या फिर इंडिविजुअल के उसके पेरेंट्स ने भी यूज़ की हुई है, या HUF है, HUF के मेंबर्स ने भी यूज़ की हुई है, तो देखिए, तो क्या अब कहोगे आप तो क्या, हाँ तो क्या समझिए, द टैक्सपेयर शुड परचेज अनदर लैंड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेलिंग। तो मतलब सेल करने के बाद विद इन द 2 year, मतलब 2 साल के बीच में ही वो 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ वो परचेज कर सकता है। विद इन द 2 years मतलब इसको सेल करने के बाद जो 2 साल आते हैं, उस 2 सालों के बीच में वो दूसरी लैंड को परचेज कर ले, ये वाली रिलीफ है इनको, ठीक है। तो वो कहते हैं इन केस इट इज़ एन इंसिडेंट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, मतलब अगर सपोज करें आपको जल्दी से चाहिए न्यू लैंड, आपको बहुत जल्दी चाहिए, ठीक है, तो द पीरियड ऑफ एक्वायरिंग न्यू एग्रीकल्चर लैंड विल बी असेस्ड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ कंपनसेशन। मतलब जब भी आपको यहाँ का पैसा मिल जाएगा, इसको बेचने का पैसा मिल जाएगा, तभी आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है ना, तभी आप परचेज़ कर लें फिर, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी है, ज़्यादा कंपल्सरी है कि मैंने जल्दी से ले लेनी है, तो बात कर रहे हैं ये, ठीक है। फिर वो कहते सेक्शन 37 सेक्शन है जो वो कैपिटल गेन का है, कहते कैपिटल गेन शुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स इफ़ एग्रीकल्चर लैंड इज़ कंपल्सरी एक्वायर्ड अंडर एनी लॉ। तो वहाँ से मतलब आप इतनी जल्दबाजी से कर रहे हो, आप फटाफट से कर रहे हो, आपको कंपल्सरी चाहिए ही चाहिए, आप इतनी कंपल्सरी से आपने परचेज़ कर लिया, तो वहाँ से जो भी कैपिटल गेन होगा, मतलब इसको बेच के जो भी कैपिटल गेन होगा आपको, वहाँ पे टैक्स आपको नहीं लगेगा। यही रिलीफ थी, देखिए इतनी बड़ी स्टोरी थी, यहाँ एंड में बताया इन्होंने कि ये टैक्स रिलीफ थी। तो कैपिटल गेन से आपको वहाँ पे नहीं टैक्स लगेगा जहाँ पे आप कंपल्सरी एक्विजिशन कर रहे हो। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब आपको एग्रीकल्चर इनकम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। सो गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।